मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में जिस तरह से वोटिंग हुई है उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हुए थे। ये जरूर था कि पिछले 2019 के मुकाबले जो मतदान हुआ है वो करीब 4% कम हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से वोटर की भागीदारी बढ़ी है और कुछ और राजनीतिक दलों के प्रयास और चुनाव आयोग के प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का औसत 29 सीटों का 71% करीब रहा था। तो मतदान इतना कम भी नहीं हुआ है कि जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि हमको इतनी ज़्यादा परसेंटेज की आदत पड़ गई है या हमको ऐसा लगने लगा कि इतना वोट होगा तभी माना जाएगा कि वोटिंग हुआ है, उस कारण से भी हमें कम लग सकता है। एक पहली सीट तो छिंदवाड़ा की है जिसको भी बीजेपी हालांकि दावा कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा कम हो रहा है। इसमें एक तबका ये मान के चल रहा था कि भाई अंततः वो तो मोदी सरकार आनी सत्ता में है तो हमारे वोट देने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चौथे चरण के मतदान की, जिसमें कि 4% मतदान इस बार फिर से कम हुआ है। तो पहले दूसरे तीसरे चरण में पहले दूसरे चरण में तो बहुत कम हुआ था, तीसरे चरण में सुधार हुआ था, कुछ जगह पे मतदान 2-1% बढ़ा भी था। अब मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में जिस तरह से वोटिंग हुई है उसको लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए थे कि क्या वो मतदाताओं का उत्साह उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन ये थोड़ी सी एक राहत की बात है कि मतदाता निकल के तो आए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि पिछले 2019 के मुकाबले जो मतदान हुआ है वो करीब 4% कम हुआ है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। एक नज़र अगर डाली जाए मालवा में, तो मालवा को ये कहा जाता था कि बड़ा अच्छा मतदान है, निमाड़ में भी बहुत अच्छा मतदान होता था और पिछली बार भी 72-73 से ऊपर ही गए थे सब जगह वोटिंग परसेंटेज। इस बार काफ़ी जोर लगाया गया, सभी पार्टियों द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, मीडिया द्वारा प्रोत्साहित किया गया। मतदान कुछ तो बढ़ा, लेकिन वो अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे। मतलब अभी भी ऐसा लगता था कि वोटर्स की अनिच्छा है, वोट डालने के लिए घर से निकल नहीं रहे। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए राजन जी, ऐसा है कि दरअसल हमको बहुत ज़्यादा वोटिंग देखने की आदत पड़ गई है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आज से कुछ साल पहले तक 50% वोट भी पड़ता था तो अच्छा माना जाता था। बल्कि जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसका एवरेज परसेंटेज अगर हम देखें तो पूरे देश में 45% वोटिंग हुआ था, जिसमें सरकार चुन करके आई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से वोटर की भागीदारी बढ़ी है और कुछ और राजनीतिक दलों के प्रयास और चुनाव आयोग के प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में तो अभी तक का हाईएस्ट वो रहा है 67% एवरेज। सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का औसत 29 सीटों का 71% करीब रहा था, थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन और 5 साल पीछे जाएं तो ये परसेंटेज 10% कम हो जाता है, 61% हो जाता है। 61% में भी बीजेपी करीबन 28 सीटें जीतती है, 27 सीटें जीतती है और 10% बढ़ने के बाद वो 28 सीटें 29 में से जीतती है। 10% का ये फर्क काफ़ी बड़ा है। अभी औसत अगर देखें चारों फेजेस के, चारों चरणों के, तो हालांकि अभी अंतिम आंकड़े के अभी आने हैं, हो सकता है 1-2% का फर्क पड़े उसके अंदर। तो मेरा मानना है कि ये लगभग 65 के आसपास, 64-65 के आसपास औसत परसेंटेज रहेगा, जो 2014 के औसत से ज़्यादा होगा, लेकिन 2019 के औसत से कम होगा। ये लगभग उसके बीच में कहीं बैठ सकता है। तो मतदान इतना कम भी नहीं हुआ है कि जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि हमको इतनी ज़्यादा परसेंटेज की आदत पड़ गई है या हमको ऐसा लगने लगा कि इतना वोट होगा तभी माना जाएगा कि वोटिंग हुआ है, उस कारण से भी हमें कम लग सकता है। अब सवाल ये है कि भाई ये घटा क्यों है? क्योंकि यही मौसम 2019 में भी था, यही मौसम 2014 में भी था और 20 साल से लगभग इसी माहौल में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो वोटर उस उत्साह से नहीं निकला है जो पिछले चुनाव में रहा। मतलब हमने जो तुलना करी है वो 2019 के चुनाव से की है। मतलब वहाँ पे जैसे 6% जो है इंदौर मालवा में कम हुआ, 19 के बीच में मध्य प्रदेश में 10% का इंक्रीज है, जो कि बहुत असाधारण बात है। अमूमन वोट परसेंटेज जो बढ़ता है, अगर पिछले आंकड़े आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से भी, तो मोटे तौर पे 2-4%, 2-3% कम बढ़ता आगे बढ़ता है। लेकिन 14 और 19 के बीच में सीधा छलांग 10% की है। और चूंकि सारी हम तुलना किससे कर रहे हैं? 2019 से कर रहे हैं। अगर हम 2061 से 14 से करेंगे तो 61% औसत मध्य प्रदेश का वोटिंग हुआ है। उस हिसाब से तो लगभग वही स्थिति है आज भी, तो आज की तारीख में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ हो सकता है या 1-2% आगे पीछे हो सकता है। तो हम चूंकि 2019 से चुनाव तुलना कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि अरे इतना कम हो गया, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, पिछले शुरुआती 2 फेज में जरूर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बाद में तीसरे और चौथे में, तीसरे में तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था,
चौथे में कम रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा। अगर मैं ही आंकड़े देख रहा था तो अगर लगभग ये 2% से लेके और करीबन 8-9% के बीच का फर्क हर सीट पर होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण वही है कि हम दरअसल तुलना उससे कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे डेमोग्राफिकली पहले एक्सेसिबिलिटी कम थी, मतलब पहुंच कम थी, लोग जाते थे, बारिश हो जाती थी या कहीं कीचड़ हो जाता था या धूप में बसें नहीं चलती थी, सड़कों की स्थिति खराब थी। आज वो स्थिति में सुधार है। पहले ये था कि युवा वोटर्स उतने कंपेरेटिवली आप नहीं देख सकते, अभी 52% युवा है, 50% ज्यादा है, तो उनसे अपेक्षा है कि वो युवा ज्यादा आगे आके वोट देंगे। तो और पहले पोलिंग सेंटर्स भी बड़े हैं, पोलिंग सेंटर्स पहले कम होते थे, अब सब जगह डेमोग्राफिकली जो है उसको देखकर जो वितरण हुआ है 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कर दिया है। तो क्या ये अपेक्षा करना ठीक नहीं है कि हाँ यार, जब हमने इतनी व्यवस्था करी है चुनाव में लोगों तक पहुंचने की, तो मतदाता भी उतनी ही जागरूकता दिखाएं? निश्चित रूप से ये अगर जितनी सुविधाएं दी गई हैं मतदान के लिए और जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो तो अपनी जगह है और उस हिसाब से अपेक्षा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरी बात ये है कि मतदान करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस हिसाब से भी लोगों को खुद होकर के वोट देने जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा वोट हो ताकि उनकी जो नतीजा है उसकी वैलिडिटी बढ़े। लेकिन अब सवाल ये कि उसके बाद भी अगर लोग कम आए हैं तो असली उसका कारण क्या है, उसका भी हम जो विश्लेषण हो रहा है लगातार, उस कारणों को समझने की कोशिश की जा रही है आखिर क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि दरअसल इस चुनाव के अंदर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था जिसके से प्रेरित होकर के लोग वोट देने जाएं, वो सबसे बड़ा कारण था। इसमें एक तबका ये मान के चल रहा था कि भाई अंततः वो तो मोदी सरकार आनी सत्ता में है तो हमारे वोट देने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा पक्ष ये था कि साहब ये इस सरकार को मुझे वोट देना नहीं है और अगर ये दूसरे जीतने की संभावना बहुत कम है तो मैं वोट देने नहीं जाता हूं। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है, ये भी अनुमान है हालांकि, लेकिन जो समझ में आ रहा है जो एक मतदाता की मानसिकता की बात है तो एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता दी और वोट देने नहीं गए, जबकि पिछली बार ये हुआ था कि लोग दूसरे काम छोड़ करके वोट देने जा रहे थे। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी परिस्थिति है वो सामने है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि वोट इतना कम भी नहीं हुआ है कि जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा हायतोबा करें कि भाई अरे क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर ये लोगों की मतदाताओं की भागीदारी निश्चित रूप से पहले जैसी होती है अगर पिछले चुनाव की तुलना में, तो जो नतीजा ज़्यादा उत्साहजनक होता है। और दूसरी बात ये कि जो भी जीते हारे लेकिन उसकी जीत का जो मार्जिन है वो निश्चित बढ़ेगा, बढ़ता। अच्छा, दूसरा, अब 8 सीटों पे अगर नजर डालें हम तो इसमें इंदौर की एक सीट तो सबसे ज़्यादा बहुत इसको लेकर चर्चा हुई और मीडिया में कई तरह की इसमें बातें उठी। दूसरी सीट है झाबुआ, जिसमें कि जो है कांतिलाल भूरिया जो है वरिष्ठ नेता है और उनके जो है वो राजनीतिक जीवन को लेकर एक पूरा दांव जिसे माना जाता है लगा है। और आप क्या मानते हैं 8 में से ऐसी कौन सी सीट्स हैं जिन पर की नज़र है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला दिखा जा सकता है? देखिए, अगर इस चौथे चरण की बात अगर करें तो केवल एक ही सीट पर लोगों की नज़र है, वो है रतलाम सीट। और इंदौर पर अलग कारणों से नज़र है। यहाँ नतीजा तो लोगों को पता है, सिर्फ दिलचस्पी इस बात की क्या नोटा का रिकॉर्ड टूटेगा। अगर हालांकि ये बात सही है कि जो प्रतिशत बाद में लास्ट तक आ गया इंदौर का 60%, और प्रत्याशी न होने की स्थिति में अगर 60% वोटिंग हो गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी उनकी जीत लगभग तय है। नोटा कितने वोट पड़ेंगे, विनिंग कैंडिडेट तो वही होंगे, क्योंकि जो चुनाव आयोग का नियम है उसके तहत सेकंड जो हाईएस्ट होगा वो प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा। तो नोटा जीत नहीं सकता है। लेकिन यह है कि नोटा को कितने वोट मिलते हैं ये जरूर एक दिलचस्पी का विषय है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो शायद बिहार के गोपालगंज सीट का है, हाईएस्ट नोटा का, जिसमें 51,600 समथिंग जो है वो उनको वोट मिले थे, नोटा को मिले थे। और तो क्या इंदौर इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा? और मध्य प्रदेश में रतलाम का है 35,000 करीब वोट नोटा को गए थे पिछली बार उसमें। हाँ, लेकिन अभी भी मैंने कहा ना लगभग 52,000 का अगर आंकड़ा छूता है नोटा इंदौर के अंदर, तो फिर ये अपने ढंग का अलग रिकॉर्ड बनेगा कि इंदौर जो है कि स्वच्छता में ही नंबर 1 नहीं है, नोटा में भी नंबर 1 हो जाएगा। तो ये कि बाकी तो उसमें क्या वो बीजेपी कैंडिडेट जीतना लगभग तय, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी 14 खड़े हैं तो वो तो जीतने की कोई संभावना है नहीं। अब यही है कि नोटा क्या उनसे भी ज़्यादा वोट लेता, तो ये भी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। लेकिन ये है कि नोटा का रिकॉर्ड पुराना जो है वो जरूर इंदौर तोड़ सकता है। अच्छा, दूसरा ये देखे जाए कि जैसे कांतिलाल भूरिया जो है उनके इलाके में भी अच्छी वोटिंग हुई है, आदिवासी इलाकों में भी अच्छी वोटिंग हुई है, और अनीता नागर सिंह चौहान एक नया कैंडिडेट है, लेकिन वो जिस तरह से दोनों के बीच में चुनौती नजर आ रही है तो उससे लगता है कि एक टफ मुकाबला है। तो आप मानते हैं कि मतदाता कुछ ऐसा एक वन डिसिसिव जो है वो उनका स्टेप रहेगा इसमें?
हाँ निश्चित रूप से, लेकिन अभी जो बाद में जो आंकड़े आए हैं, अभी आज सुबह मैं देख रहा था, खास करके जो लगभग फाइनल ही आप मान सकते हैं, और जो विधानसभा बार मैंने आंकड़े देखे हैं सुबह के झाबुआ रतलाम सीट के, तो तुलनात्मक रूप से आदिवासी सीटों पर उतना मतदान नहीं हुआ है जो अपेक्षा थी। इसका मतलब ये है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो पहले जो स्थिति लग रही थी कि अब कांतिलाल भूरिया बहुत सेफ हैं, तो वैसा तो अब नहीं लग रहा है। अब ये लगभग 50-50 वाली स्थिति बनती जा रही है। वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो क्योंकि अगर उसमें एक कास्ट फैक्टर भी वहाँ पर काम कर रहा था कि भले ही वो आदिवासी सीट है और दोनों प्रत्याशी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों में भी अगर जातिवार विभाजन अगर देखा जाए तो वो कांतिलाल भूरिया भील हैं और वो भिलाला हैं। भिलालाओं की संख्या भीलों की तुलना में 20% ही है लगभग। तो अब भिलाला अगर भी और भील वोट कितना पड़ता है, किसको पड़ता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन भिलाला और प्लस अदर नॉन आदिवासी वोट है जो है, वो अगर मान लो एक तरफा होता है, जिसमें हम मुस्लिम वोट माइनस भी कर दें, तो हो सकता है कि वो जीत भी सकती हैं। हालांकि ये हार जीत बहुत ज़्यादा अंतर से होगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी और दोनों कैंडिडेट भील थे, गुमान सिंह डामोर और कांतिलाल भूरिया। लेकिन ये सीट भी बीजेपी ने 1 लाख से कम मार्जिन से जीती थी, जो कि सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जो 1 लाख से कम में जीती थी। बाकी सीटों पर तो उनका मार्जिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक था। तो उस हिसाब से ये तो डेंजर जोन में तो बीजेपी की थी पहले से। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है और अगर भील वोट उतना नहीं पड़ा है, तो फिर भूरिया के लिए दिक्कत हो सकती है। अच्छा, उधर खंडवा जो है, खरगोन जो है, जो निमाड़ एरिया है, वहाँ पे पहले काफ़ी अच्छा रिस्पांस था कांग्रेस के लिए भी। सुभाष यादव थे तब, बड़ा अच्छा माहौल बनता था कांग्रेस का। अब चूंकि वहाँ वो भी जाति में बढ़ गया है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर कि जो है आदिवासी क्षेत्र भी है, जैसे खरगोन में और खंडवा में भी जो है वो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कि डेडिकेटेड वोटर्स हैं। तो दोनों निमाड़ क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि वोटिंग परसेंट वहाँ पे भी 70 से ऊपर ही है? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि अभी हम विधानसभा का चुनाव देखते 4 महीने पहले हुए हैं, उसमें जो बीजेपी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली है, वो ज़्यादातर सीटें इधर आदिवासी इलाकों से ही उन्होंने जीती हैं, जितनी भी मिली उसमें। तो उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और ये यहाँ उलटफेर हो सकता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है अलग अलग, उसका ओरिएंटेशन अलग अलग तरह का होता है। तो वही फैक्टर यहाँ उस तरह से काम करे ज़रूरी नहीं होता है। तो और निमाड़ और जो खंडवा और खरगोन सीटें हैं जिसको हम कह सकते हैं, खंडवा का तो खैर लगभग आप मान के चलिए कि वहाँ बीजेपी जीतना है और वो बीजेपी माइंडेड सीट हो गई। लेकिन ये जो है खरगोन में थोड़ा सा हो सकता है कि मुकाबला थोड़ा टफ हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतेगी ऐसा नहीं लगता है मेरे को। हालांकि अरुण यादव ने पूरी ताकत लगाई है, उनका क्षेत्र है, लेकिन कई बार वो खुद चुनाव हार चुके हैं इसके पहले भी। हाँ नहीं, वो है, लेकिन सवाल है कि वहाँ पिछली जीत का मार्जिन भी काफ़ी हाई है। देखिए क्या है कि अगर हम लोकसभा के चुनाव से नतीजों से तुलना करें तो प्रत्याशी को वो पुराना गैप तो भरना पड़ेगा ना पहले। जैसे कि राजगढ़ के अंदर बात हो रही है, राजगढ़ में दिव्या सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। और लेकिन उसके बाद भी कोई वहाँ गारंटी से ये नहीं कह पा रहा है अभी भी, जो कई लोगों से मेरी बात हुई कि साहब वो जीतेंगे ही। कारण क्या है कि 3.25 लाख से पिछला कैंडिडेट हारा है कांग्रेस का, और 3.25 लाख का गैप भर करके और सरप्लस दिव्या सिंह को वोट चाहिए जीतने के लिए। तो ये भले ही आंकड़ों का खेल हमें लग रहा हो, लेकिन ये इसको हम मतदाता की मानसिकता के बदलाव के रूप में भी देखना चाहिए कि जो वोट अभी तक कमल छाप को दे रहा है वो सिर्फ दिव्या सिंह के कारण एकदम पंजाब पे चला जाएगा, तो इतना आसान नहीं है ये, कुछ प्रतिशत में हो सकता है ये। तो ये बड़ा कारण है इस तरह से। उधर धार और मंदसौर जैसी सीटें हैं, तो धार में थोड़ा सा वोट फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन मंदसौर तो एक तरह से जो है वो सेफरन सीट माना जाता है। आपको लगता है कि बाकी 8 में से ऐसी कोई सीट है जिन पर कि कांग्रेस टफ फाइट देकर कुछ आशा कर सकती है? देखिए एक ही चीज़ हो सकती है, जो कि मतदान कम हुआ है ज़्यादातर जगहों पर, सिर्फ राजगढ़ में तो बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा जगह कम हुआ, तो ये केवल विनिंग मार्जिन जो है, जीत का जो अंतर है, ये घट सकता है। जो हम इसको अगर 2014 के चुनाव के रूप में देखें, 2014 और 2019 में सबसे बड़ा फर्क ये था कि बीजेपी की सीट यूं तो जीतने की एक ही बढ़ी, लेकिन उससे भी बड़ा जो जीत का मार्जिन था वो बहुत हाई था, जो 2014 की तुलना में 2019 में ज़्यादा। उनका लगभग सारे कैंडिडेट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई 5.5 लाख तक से भी जीते हैं। तो वोट कम होने की वजह से ये फर्क पड़ सकता है कि वो जीतेंगे जरूर, लेकिन उतने मार्जिन से शायद नहीं, इस बार नहीं जीतेंगे जैसे कि 2019 में हुआ था।
अब वकील जी, अब हम 29 सीटों के 4 चरणों में चुनाव पूर्ण हो गए हैं। मध्य प्रदेश में एक हल्का सा एक फिगर नजर आ रहा है कि कहाँ पे टफ फाइट है, कहाँ पे टफ फाइट नहीं है। 29 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर जो है ये कांग्रेस मुकाबला देने की स्थिति में है, तो रिजल्ट में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ एक ही सीट थी। देखिए, मेरा मानना है कि तीन चार सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला कहा जा सकता है, दिख रहा है। पहला तो और उसके कोई स्थानीय कारण भी हैं उसके, ऐसा नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ा नेशनल इशू नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर यह है कि भाई एक पहली सीट तो छिंदवाड़ा की है, जिसको भी बीजेपी हालांकि दावा कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा कम हो रहा है उस पर। तो एक वो है। दूसरे पहले फेज के अंदर एक मंडला सीट है। मंडला के अंदर उनकी स्थिति खराब थी, और अगर ये फैक्टर का नाराजगी का फैक्टर काम कर गया तो हो सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते हार भी सकते हैं। ओंकार सिंह मरकाम ने तो केक काट ही लिया। हाँ, और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो मंडला भी एक ऐसी सीट है झाबुआ की तरह, जो पिछली बार बीजेपी ने 1 लाख से कम में जीती थी। तो विनिंग मार्जिन कम था, और उसको कवर अप करना जो है वो उतना कठिन कांग्रेस के लिए नहीं है। पर 8 विधानसभाओं में तो एक ही थी, कांग्रेस के पास एक ही विधानसभा है उसमें, मंडला में तो लोकसभा क्षेत्र जो 8 विधानसभाएं हैं उसकी मंडला। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ फग्गन सिंह के प्रति व्यक्तिगत नाराजगी वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये भी मतलब हम गारंटी से नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कि एक जो फीडबैक आया है उसका, कि शायद वो हो सकता है कि व्यक्तिगत नाराजगी के कारण लोग दूसरे को वोट दे दें, मतलब उनका मरकाम को वोट कर सकते हैं, कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। इसलिए हम उसको टफ सीट हाँ, संघर्ष जो मुकाबले में है। तीसरी सीट फिर राजगढ़ की है, जहाँ पर जो अभी भी लोग 50-50 का ही मान के चल रहे हैं। चौथी सीट जो है वो आपके झाबुआ की और रतलाम की है, जहाँ पर मुकाबला टफ है। और एक आध और सीट आप कह सकते हैं जो रीवा सतना में, जहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुआ है, और उस हालांकि वो हारेगी जीतेगी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि मतदान बहुत कम हुआ है तो वो फिर डेंजर जोन में है वो सीट। बस इसके अलावा बाकी तो लगभग एक तरफा ही है। अब ये है कि वोट का जो जीत का जो अंतर है वो घट सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अब इंदौर है 5.5 लाख से जीती थी पिछली बार उन्होंने, जब शंकर लालवानी को ऐसे बहुत बड़े कैंडिडेट नहीं थे, उसके बाद भी वो एक तरफा वोटिंग हुई है, सामने कैंडिडेट होते हुए भी कांग्रेस का। तो अगर वैसी स्थिति इस बार बनी है तो हो सकता है कि या तो फिर लालवानी खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दें, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अगर नोटा का रिकॉर्ड बन सकता है तो लालवानी का जीत का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो अब ये, लेकिन अब ये तो नतीजों का पता चलेगा। तो इंदौर में तो ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ संघर्ष है, या तो नोटा का रिकॉर्ड बनेगा, या जैसा कि बीजेपी ने तय किया है कि 11 लाख से ज्यादा वोटों से शंकर लालवानी को जिताया जाए, तो हो सकता है कि बीजेपी का ये रिकॉर्ड भी बन जाए शंकर लालवानी की जीत का। कुल मिलाकर अब 8 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है वो बहुत कम नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात है कि 29 सीटों पर जो है, जैसे वकील जी से चर्चा हुई, 4 सीटें संघर्ष की बता रहे हैं, 4 सीटों पे कांग्रेस अच्छा संघर्ष दे रही है बीजेपी को। तो हो सकता है कि बीजेपी भी अब जो है इसको मान के चले कि अगर वो पूरी 29 सीटें नहीं जीत सकती है तो इन सीटों पर उनकी हार के कारण क्या होंगे, ये प्रत्याशी की इमेज पर, प्रत्याशी के लोगों जनता के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। और दूसरी अलग बात यह है कि अगर मोदी फैक्टर काम कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा गणित किस तरह का रहेगा सियासी, वो भी देखने की बात है। इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा रहेगी जारी, और आपको अगर आपकी इस मुद्दे पर कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, और साथ ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।